हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फ़लसफ़ा ज़िंदगी का में। दोस्तों, आज ज़िंदगी के जिस फ़लसफ़े की चर्चा आपसे करने आया हूँ, उसकी शुरुआत पिछले दिनों कुछ बच्चों से बातचीत करते हुए हुई। एक बच्चे ने पूछा कि सर, ऐसा कब कब हुआ है जब आपको डर लगा हो? जब मैं उन घटनाओं के बारे में सोचने लगा कि जब मुझे डर लगा हो, तो पिछली घटना जो मुझे याद आई उन दिनों की है जब मैं नायब तहसीलदार के रूप में जबलपुर में काम कर रहा था। तो एक हमारे कमिश्नर साहब थे, उन्होंने मुझे बुलवाया। सामान्य रूप से अब ऐसा कम ही होता था कि नायब तहसीलदार को कमिश्नर बुलवाएं, लेकिन मेरे साहब के साहब थे तो मैं तुरंत उनका हुक्म बजाते हुए उनके पास पहुंचा। जब वहाँ पहुंचा तो साहब ने कहा कि क्यों, ये ज़मीन है फला फला जगह पे जिस पे तुम लोगों ने कुछ सौदा किया है और इस ज़मीन को हमारे मित्र फला आईजी साहब लेना चाहते हैं, तो तुम लोग उसमें जो भी तुम्हारा ऑफर है उसको विड्रॉ कर लो। सामान्य रूप से जो कमिश्नर और नायब तहसीलदार के संबंध होते हैं बड़े ऑफिशियल होते हैं और उसमें हम लोगों को जो काम इस बारे में ही कहा जाता है। ऐसे आपके घर परिवार के बिजनेस के विषय में सामान्य चर्चाएं कभी होती नहीं। तो एक तो जैसे ही जब ये कहा गया, थोड़ा उसके पहले कुछ बातचीत हुई थी, फिर कहा गया तो बड़ा अटपटा सा लगा। और हमारे परिवार का बिजनेस था और उन्होंने एक ज़मीन जो थी उसका एग्रीमेंट कर रखा था और उसको साहब के कोई मित्र लेना चाहते थे। ये सब बातें सही थी, लेकिन वो ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ साहब के कहने पे या कमिश्नर साहब के कहने पे और मैं उसको अपने बिजनेस जो हमारा परिवार कर रहा था उससे मैं बोलता कि विड्रॉ हो जाए। तो बड़ी हिम्मत करते हुए मैंने कहा कि सर नहीं, वो जहाँ तक मेरे को मालूम है कि वो संभव नहीं हो पाएगा और उसके ये कारण है। तो एक तो इतनी बात भी करने की, जिस तरह का सिस्टम है, जिस तरह की हायरार्की का वो है, इतनी बात भी कमिश्नर से नायब तहसीलदार सामान्य करते नहीं हैं। पर फिर भी चूंकि सवाल जो मामला ऐसा था और उन्होंने भी कुछ ऐसी बात कही थी, तो मैंने बड़ी हिम्मत करते करते उनसे ये सब कहा। फिर उनने बड़ा कुछ आवेश दिखाया, कुछ चीज़ें बोली और फिर एक जो बात मेरे को कभी भूलती नहीं है, उन्होंने बिल्कुल ऐसा हाथ का इशारा करके कहा कि सुनो, नायब तहसीलदार मेरे लिए मच्छर जैसा होता है, ऐसे मसल दूंगा तुमको, पता नहीं चलेगा तुम्हारा। जिस भाव भंगिमा में उन्होंने कहा, जिस तेवरों में उन्होंने कहा, तो थोड़ा डर अंदर से शुरू हुआ और एक सिहरन सी छूट गई। लेकिन फिर भी मैं ये जानता था कि इतने के बावजूद वो संभव नहीं है जो साहब चाह रहे हैं। तो उतना मैंने सुना और मैंने कहा कि जी सर, मैं कोशिश करके बताता हूँ। मैं बाहर आया, बाहर आके करीब 1 मिनट तक रुका, थोड़ा होश हवास में आया, क्योंकि एक तो पद ऐसा होता है, जिन लोगों ने ये सब देखा है वो जानते हैं कि बड़ा एक इस तरह का दृश्य होता है कि जहाँ एक आपको लगेगा दूसरे किस्म के आदमी एक दूसरे किस्म के आदमी से बात कर रहे हैं। मतलब आपके आदमियत के भी स्तर बने हुए हैं, वो अलग स्तर के हैं, उच्च स्तर के लोग हैं, अपने अपने स्तर के लोग हैं, ऐसा माहौल बना दिया गया। और उसमें जब ये बात कही तो बाहर आके पूरे होश हवास में आने में कुछ मिनट लगे। बाहर उनके पीए साहब बैठे थे, उनके पीए साहब को मैंने देखा और वो जो पूरा अंदर का गुस्सा था वो मानो उन बेचारे उनके ऊपर निकल आया। और मैंने उनको बोला कि साहब को बता देना कि मैं ऐसा नहीं हूँ और वो जो उनकी हिम्मत हो वो कर लेंगे। और भी जो जो कुछ मन में आया, पता नहीं कैसे एक चीज़ थी अंदर की जो भड़ास उस पर निकल गई। इतना निकल के मैं थोड़ी देर बाहर आया, कुछ और अपने आप को होश में लाने के लिए, ठीक ठाक करने के लिए मैंने कला, दिमाग तेज़ी से चल रहा था कि क्या हो सकता है, साहब क्या कर सकता है, ये हो सकता है, ये सब ये सोच रहा था मैं। और जैसे तैसे सोच के गाड़ी में बैठा, गाड़ी में बैठ के मैं अपने ऑफिस तक आया, जिसका डिस्टेंस शायद 2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। जब तक मैं आया तब तक मेरे को वहीं कमिश्नर ऑफिस से किसी जान परिचित वाले का फ़ोन आया कि भाई आपको निलंबित करने के लिए, सस्पेंड करने के लिए साहब ने कह दिया है और कुछ देर के बाद में आपका निलंबन आदेश कलेक्ट्रेट पहुंच जाएगा। तो उस समय फिर मेरे को थोड़ा, मतलब जिसको कहना चाहिए डर, अब मेरे को यहाँ से डर लगना शुरू हुआ कि वो दृश्य याद आना, वो अभी भी याद आता है वो कि मसल दूंगा। तो मेरे को लगा कि अब वो मसलने की कार्रवाई शुरू हो गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए। डर कहीं ना कहीं अंदर तक था। कुछ लोगों से फिर मैंने बातचीत की, जो मेरे थे, जो हिमायती थे, उनसे बातचीत की और उनने भी थोड़ा ढांढस बताया, कुछ ने सलाह दी कि यार जैसा साहब कह रहे हैं मान लो। पर उस परिस्थितियों में और वैसे भी वो चीज़ मेरे को गवारा हो नहीं रही थी।
और वो जो पूरा समय निकला, वो जो पूरा दिन था उस दिन का, कि वो मैं सोच रहा हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो डर को मैं ऐसे सामने से आते जाते देख रहा था कि चीज़ें हो रही हैं, ये भी हो सकता है मेरे साथ, ये भी हो सकता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी भी थी कि किस तरीके से किसी का गलती ना होते हुए भी उसको परेशान किया जा सकता है, और उसको मतलब ये बिल्कुल सही है, भले मच्छर तो ना हो लेकिन फिर भी उसकी कोई हैसियत है नहीं, मतलब जो पोस्ट है नायब तहसीलदार उसकी कमिश्नर के सामने कोई हैसियत नहीं है। और जिस दिन कोई कमिश्नर चाह ले तो किसी भी नायब तहसीलदार के खिलाफ कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई प्रस्तावित कर सकता है, ये होते मैंने देखा था। तो अब मेरे अंदर वो जो डर था पूरी अंदर से कहना चाहिए टॉप टू बॉटम, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये कर लूँ वो कर लूँ। बैठा कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था, पर फिर भी कहीं ना कहीं अंदर वो बात थी कि नहीं झुकेंगे नहीं, जो चीज़ है मैं गलत नहीं हूँ, मैं झुकूंगा नहीं। और अब वो उस डर के साथ फिर शाम तक मेरा निलंबन आदेश आ गया। फिर भी मेरे पास मौका था कि मैं जाता और चरण वंदना करता और उनसे अपनी बात मनवा लेता, लेकिन वो दिल ने गंवारा नहीं किया। और वो पूरी रात वो उस दिन मतलब ये जो लोग हैं सरकारी नौकरियों में और जो बेचारे बड़ा आदर्शवादी भाव सरकारी नौकरियों को लेके आते हैं और उनको लगता है कि मेरे को ताजीवन अच्छी से अच्छी सेवा देनी है, वो उस तरह का एक आदमी और नई एज का लड़का, और उसके साथ जो कुछ हुआ वो रात बड़ी मुश्किल से गुजरी। मतलब सोते होते नहीं, मतलब एक तो निलंबन ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा जूता है, मतलब आपके चेहरे पे अब लग गया है, अब ये दाग है, अब आप नकारा किस्म के आदमी हो चुके हैं, डिग्रेडेशन आपका हो गया है, और अब आप मानव से थोड़ा सा लोअर किस्म के मानव जाति में जा चुके हैं। वो पूरी जैसे तैसे वो गुजरा। लेकिन फिर मैं बार बार जब जैसी बात करता था सोचता था तो लगता था कि नहीं, जो चीज़ें हैं ये ऐसी नहीं ऐसी होंगी। फिर उसके 2-3 दिन गुजरे और फिर वो उस पूरी मनोदशा में जो मैं रहा हूँ, मैंने अपनी डायरी लिखी। डायरी लिखना मेरे लिए बहुत, मैं कहूँगा कि बहुत हेल्पफुल रहा, और उसमें लिख के जिन निष्कर्षों पे मैं आया, और फिर मैंने बोला नहीं, जो भी होगा वैधानिक रूप से लड़ेंगे। और वो वैधानिक रूप से लड़ेंगे। और फिर वो धीरे धीरे कुछ और मेरे ऐसे दोस्त रहे हैं हमेशा से, जिनने उस समय पे मेरे को बहुत सही डायरेक्शंस दी, सही दिशाएं दी, सही सलाहें दी। और उसके बाद फिर मैं कहूँ कि तब मेरे को समझ में आया कि जो ये लोग ऊपर बैठे होते हैं, अगर वो गलत हैं तो वो गलत हैं, वो किसी भी तरह से आपको वैसा नुकसान नहीं पहुंचा सकते जिसकी आशंका हमें होती है। मतलब आशंका ज़्यादा खतरनाक होती है बनिस्बत इस बात की कि जो एक्चुअल में होता है। वो फिर उनने अपनी तरफ से तमाम हरकतें की, उन्होंने मेरे खिलाफ कुछ केसेस बनवा दिए, जिन केसेस में मेरे को मतलब जो और सरकारी अधिकारी सरकारी कर्मचारियों के लिए जो एक बड़ा कठिन होता है लोकायुक्त का मसला, वो बनवा दिया उनने। वो उससे मैं लगातार लड़ता रहा। लेकिन ये जो प्रोसेस है इसने एक नए रूप को बनाया। मतलब वो जो संघर्षों का वो करीब करीब 2 साल का वो दौर है, उस 2 साल के दौर में मैंने अपना नया इन्वेंशन किया, मैंने री इन्वेंट किया खुद को। और ये सीखा कि नहीं, बस खड़े रहना होता है, थोड़ा वक्त देना चाहिए, इमीडिएट रिएक्शन नहीं करो, थोड़ा रुको और दिल जैसा कहता है, जैसे आप बने हो वो चीज़ सामने आती है, और वो आप अपने नेचुरल फॉर्म में रहो और लड़ते रहो। तो मैंने देखा कि जुझारू होना मेरी एक नेचुरल प्रवृत्ति है, मेरा स्वाभाविक वृत्ति है। फिर मैंने तमाम जो उनने केसेस बनवाए थे, उन तमाम केसेस के खिलाफ पूरी जितनी शिद्दत से लड़ाई लड़ी जा सकती थी लड़ी। उनने भी अपने जितने प्रयास वो कर सकते थे किए, जहाँ जहाँ तक मेरे खिलाफ मुकदमे बनवा सकते थे बनवाने की कोशिशें की। लेकिन चूंकि मैं सही था और मेरे को मालूम था अगर आप कानूनन सही हैं और आपको कानून लागू कराना आता है तो कोई भी आदमी अपनी पद, अपनी शोहरत, अपनी संपत्ति इसका उपयोग करके, इसका दुरुपयोग करके आपको हतोत्साहित नहीं कर सकता या आपको ओवरकम नहीं कर सकता। वो जो एक ताकत है, वो बात मैंने इस पूरी प्रोसेस में सीखी। और फिर धीरे धीरे करके जो चीज़ें, मेरे अंदर का डर भी कम होता गया, और डर ना सिर्फ कम हुआ बल्कि एक आत्मविश्वास आता गया कि आप सही हैं, सही होगा। और फिर मैंने फॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, लेकिन अल्टीमेटली न्याय मिला और मेरे पक्ष में फैसला आया। मेरी बहाली का तो फैसला हुआ ही, उसके अलावा जो इनने केसेस लगवाए थे वो सारे केसेस खत्म हुए। तो वो जो डर था, उस डर ने मेरे को री इन्वेंट किया। तो मैं ये आपसे कह रहा था कि जब कभी भी ऐसे मौके आते हैं, जब कभी कुछ हम बहुत डर रहे हो, किसी चीज़ से हम डर गए हो, तो हम थोड़ा होल्ड करें चीज़ों को। हम जितना होल्ड कर पाएंगे, खुद को जितना होल्ड कर पाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि अगर डायरी लिखने की आदत है या किसी से बात करने की आदत है, किसी से आप डिस्कस करते हैं, वो जो डिस्कशन की चीज़ें आती हैं वो उनमें थोड़ा ठहरें, रुकें और विचार करें। वो आपको अपने आप कुछ ना कुछ ताकत देती चली जाती है। उसके बाद जब आप फिर बाहर आते हैं और जब आप एक सच्चाई के साथ लड़ते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। आप खुद महसूस करते हैं कि ये आपका डिफरेंट वर्जन है।
और वो डिफरेंट वर्जन फिर आपको एक सही दिशा देता चला जाता है और आपको फिर वैसी ज़िंदगी जीने में मज़ा आने लगता है। तो ये कुल मिला के शायद उसी का फिर फाइनल कंक्लूजन था कि मैंने नौकरी छोड़ी और मुझे लगा कि मैं उस जगह पे मिसफिट हूँ और वहाँ जिस तरह का बना हुआ एक तंत्र है, एक सिस्टम बन गया है जिसमें कुछ लोग नीचे वालों को कुछ हेय दृष्टि के ह्यूमन बीइंग समझा जाता है और ऊपर वालों को कुछ उच्च दृष्टि का ह्यूमन बीइंग समझा जाता है, उस व्यवस्था में मैं फिट नहीं था। तो मैं वहाँ से बाहर आया और मैंने जो कुछ किया, जो कुछ क्रिएटिव हो सकता था वो मैंने किया और भरपूर जिंदगी का मजा लिया और ले रहा हूँ। तो वो जो डर था, वो जो लोग, जिस बच्चे ने मुझसे पूछा कि डर, तो मैंने कहा कि डर तो मुझे लगा था, ये घटना थी जब मैं डरा था और बहुत डरा था, लेकिन वो डर को मैं थामे रहा और उसके सामने मैंने सरेंडर नहीं किया और उसके सामने सरेंडर ना करने से मैंने एक ऐसा रूप अपना रीइन्वेंट किया जो मुझे लगता है कि जिससे मुझे फक्र होता है। मुझे इस बात की जरा भी चिंता नहीं होती कि सब समाप्त हो जाएगा या क्या हो जाएगा। वो मुझे लगता है कि ये अगर है तो वो पार्ट ऑफ लाइफ है, उसको भी एंजॉय करेंगे। तो वो एक चीज़ जो उस बच्चे ने कही, मैं उसको फिर कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी आपको डर लगे तो आप समझिए कि ये मौका है आपको खुद को रीइन्वेंट करने का और खुद को इन्वेंट करने के लिए खुद को समय दीजिए, ठहरिए, सोचिए, लिखिए और ग्रो करिए। धन्यवाद।